Hello everyone, myself Jasleen from DNA Education, and today we are going to start the 10th chapter from our English book First Flight, The Sermon at Banaras, which is written by Betty Renshaw. So before initiating the story, The Sermon at Banaras, let's talk about the author, the writer first. Betty Renshaw was born on October 2, 1921 in Shannon, Mississippi. Values and Voices, a college reader is her important work. So let's start the story now. अगर हम बात करें स्टोरी की, द सर्मन एट बनारस, सर्मन की बात करते हैं सबसे पहले तो व्हाट इज सर्मन, सर्मन क्या होता है। सर्मन होता है कोई भी किसी तरह की भी स्पिरिचुअल टीचिंग या फिर किसी भी तरह का स्पिरिचुअल टॉक किसी भी चीज़ के बारे में, मतलब अगर आप कहें कि गॉड से रिलेटेड या फिर उस तरह के लेक्चर्स किसी को देना इज कॉल्ड सर्मन। सो बात करते हैं गौतम बुद्धा के बारे में, जिनकी लाइफ के बारे में ये पूरा जो चैप्टर है, जो स्टोरी है हमें पूरी उनकी लाइफ के बारे में दी गई है, उनकी अर्ली लाइफ के बारे में, किस तरह से जो गौतम बुद्धा है उन्होंने सर्मन देना, मतलब कि रिलीजियस टॉक, रिलीजियस सब्जेक्ट्स के ऊपर अपने लेक्चर्स देना, प्रीचिंग्स देना या फिर उसके बारे में बात करना कैसे शुरू किया। और जहाँ पे बात की गई है द सर्मन एट बनारस, ये उनका फर्स्ट सर्मन, उनका पहला लेक्चर था यहाँ पे दिया गया, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अर्ली लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा का जो नाम था वो था सिद्धार्थ। सो यहाँ से बात होती है कि जब वो एक तो सबसे पहले वो रॉयल फैमिली में रहा करते थे, तो वहाँ पर जब वो 12 इयर्स के थे उसके बाद उन्हें स्कूलिंग के लिए उनको बाहर दूसरी जगह पर स्कूलिंग के लिए अच्छी पढ़ाई करने के लिए उन्हें भेज दिया गया था। आफ्टर 4 इयर्स जब वो अपनी स्कूलिंग करने के बाद वापस आए तो उसके बाद उनकी शादी कर दी गई थी, उनके बाद ही गॉट मैरिड और उसके बाद उनका एक बेबी सन हुआ था। सो यहाँ पर बात करते हैं कि जब वो पढ़ने के लिए गए थे दूसरी जगह पर, वहाँ पे जहाँ पे वो स्कूलिंग के लिए गए थे, वहाँ पर उन्हें ज़्यादातर जितने भी हिंदी स्क्रिप्चर्स होते थे, जैसे रामायण हो गया या अदर स्क्रिप्चर्स जैसे होते हैं जैसे आज हम पढ़ते हैं, तो उस टाइम पे जो भी स्क्रिप्चर्स हुआ करते थे उन्हें ज़्यादातर उन्हीं के बारे में पढ़ाया जाता था। तो जब हम बात करते हैं उनकी लाइफ की या उनके एडुकेशन के बारे में और उनकी अर्ली लाइफ के बारे में, तो उस टाइम तक उन्हें सौरो क्या होते हैं, लाइफ में ट्रबल्स क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता था। उनकी जो लाइफ थी वो सिर्फ और सिर्फ खुशियों में, हैप्पीनेस या फिर प्लेजर से ही भरी हुई थी, क्योंकि एक रॉयल फैमिली में रहते थे। तो एक रॉयल फैमिली के अंदर वहाँ के जो एक रॉयल फैमिली के प्रिंस होते हैं उनको जिस तरह के भी प्लेजर्स दिए जाते हैं, जिस तरह की भी हैप्पीनेस है, जिस तरह का भी रिलैक्सेशन उनको मिलता है, वो सभी जो है सिद्धार्थ को, गौतम बुद्धा को मिला था। सो इसलिए उन्हें लाइफ में सॉरोस के बारे में, ट्रबल्स के बारे में, लाइफ के या फिर लाइफ के ग्रीफ्स के बारे में उन्हें कुछ भी नॉलेज नहीं थी। उसके बाद बात करते हैं मूव्ड बाय द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। अब क्या होता है, क्योंकि हमने अभी बात की कि उन्हें लाइफ में किस तरह के सॉरोज होते हैं, दुख भी होता है, परेशानियां भी होती हैं, इसके बारे में उन्हें एज सच कुछ पता नहीं था। तो ऐसे ही बाय चांस वो एक बार हंटिंग के लिए जाते हैं, और जब वो हंटिंग के लिए जाते हैं तो एक्सीडेंटली पहले उन्हें एक ओल्ड पर्सन मिलता है, फिर उन्हें एक सिक पर्सन मिलता है, और तब जाके उन्हें जो है पता लगता है कि लाइफ में इस तरह के प्रॉब्लम्स भी होते हैं, ट्रबल्स भी होते हैं, सॉरोज भी हैं, ग्रीफ भी है लाइफ के अंदर। सो दैट इज कॉल्ड द रियल लाइफ। तो उन्हें उसके बाद जाके समझ में आया कि लाइफ में सिर्फ हैप्पीनेस और प्लेजर ही नहीं होता है, लाइफ में बहुत सारे दुख भी हैं, और यही हमारी जो है रियल लाइफ है। ये चीज़ें मिलाकर ही लाइफ को कंप्लीट करती हैं। तो जब इन्होंने इस चीज़ के बारे में सुना और इस चीज़ के बारे में पढ़ा, उसके बाद में उन्होंने सोचा कि अब मुझे एनलाइटमेंट प्राप्त करना है, मुझे अब मोक्ष प्राप्त करना है, जैसे हम हिंदी में मोक्ष बोलते हैं। उन्होंने सोच लिया था कि अब मुझे एनलाइटमेंट रिसीव करना है और मुझे रियल लाइफ के बारे में जानना है। मुझे जितने भी रॉयल के या जितने भी हमारे प्रिंस, एक जैसे प्रिंस को जिस तरह के रॉयल प्लेजर्स दिए जाते हैं या फिर जिस भी तरह के उनको हैप्पीनेस मिलती है, मुझे उस तरह की फेक हैप्पीनेस का हिस्सा नहीं बनना है, और मुझे लाइफ में जितने भी रियल के जितने भी ग्रीफ हैं, मुझे उन सब के बारे में जानना है और लोगों के अंदर उनके लिए उन्हें समझाना है कि इस तरह से वो उन चीज़ों से निकल सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं टू सीक एनलाइटमेंट। वैसे जब भी कोई मेडिटेशन करता है या एनलाइटमेंट के लिए जिस भी तरह से पूजा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो एनलाइटमेंट मिलने में काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन जब गौतम बुद्धा ने अपना एनलाइटमेंट शुरू किया था एक पीपल के पेड़ के नीचे, सो वहाँ पर उनको सिर्फ 7 डेज के अंदर, सिर्फ 7 दिन के अंदर एनलाइटमेंट रिसीव हो गया था, उनको मोक्ष प्राप्त हो गया था।
उसके बाद जब उन्हें एनलाइटमेंट मिला, जब उनको एनलाइटमेंट रिसीव हुआ, सबसे पहली चीज़ है जो एनलाइटमेंट रिसीव करने के लिए वो अपना घर छोड़ चुके थे, वो यहाँ पर जो है फॉरेस्ट में आके रहना शुरू कर दिया था और उनके बाद उन्हें 7 डेज के अंदर एनलाइटमेंट रिसीव हो गया था। अब इसके बाद जो है गौतम बुद्धा को जब एनलाइटमेंट रिसीव हुआ तो उसके बाद उन्होंने टीचिंग्स देने स्टार्ट किए, उन्होंने लेक्चर्स देने स्टार्ट किए और उन्होंने लोगों को जो है अवेयर करना शुरू किया कि किस तरह से हम अपने ग्रीफ से छुटकारा पा सकते हैं, किस भी तरह से हम अपने सॉरोस को ख़त्म कर सकते हैं, उनको वैनिश कर सकते हैं अपनी लाइफ से। उसके बाद अगर हम बात करें जिसके बारे में हमारा ये स्टोरी है, हमारी जो स्टोरी है द सर्मन एट बनारस, जो उनकी फर्स्ट प्रीचिंग थी या जो उनका फर्स्ट सर्मन था वो बनारस में था। और वो किसको दिया गया था उनका फर्स्ट सर्मन? वो दिया गया था कीसा गौतमी को। कीसा गौतमी के साथ एक्चुअली में ये हुआ था कि उनका जो सन था वो अर्ली एज में ही उनकी डेथ हो गई थी उनके सन की। तो अब कीसा गौतमी के साथ में ऐसा हो गया था कि वो हर एक घर में जाती थी, वहाँ पे जितने भी उनके एरिया के घर थे तो वो वहाँ जाती थी और हर किसी के घर में जाकर पूछती थी कि क्या तुम्हारे पास अगर कोई घर में बीमार हो जाए या बच्चा जो है कोई भी छोटा बच्चा बीमार हो जाए तो तुम्हारे पास क्या उसको ठीक करने की कोई दवाई है? तो वो लोग तो बोलते थे कि हाँ दवाई है, लेकिन वो जो दवाई थी वो मरे हुए लोगों पे तो काम नहीं करेगी। सो अब कीसा गौतमी को ये चीज़ शायद समझ में नहीं आती थी और वहाँ पे जो बच्चे थे या वहाँ पे जो वो जिन भी घरों में जाके वो कीसा गौतमी जो है वो पूछती थी या वो बात करती थी, वो लोग अब ये समझने लग गए थे क्योंकि अब जो कीसा गौतमी का अटैचमेंट बहुत ज़्यादा था उनके बेटे से और क्योंकि उसकी जो डेथ है वो काफ़ी अर्ली एज में हो गई है, तो इस तरह के इंसिडेंट्स के बाद में जो कीसा गौतमी है वो थोड़ी सी पागल हो गई है या फिर अब वो अपना उनका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो सही नहीं है, वो ठीक नहीं है। तो उसके बाद में क्या हुआ, वहाँ पर कोई पर्सन था जिन्होंने कीसा गौतमी को कहा कि आप गौतम बुद्धा से मिलिए वहाँ जाकर और वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। अब जो कीसा गौतमी है वो क्या करती हैं, वो गौतम बुद्धा के पास आती हैं और वो अपने लाइफ के जितने भी सॉरोज हैं, अपना पूरा ग्रीफ जो है वो आकर गौतम बुद्धा को बताती हैं कि ऐसे कि उनका जो बेटा है तो उसकी डेथ जो है वो काफ़ी अर्ली एज में उनकी डेथ हो गई थी, वो उनको बताती हैं और वो कहते हैं कि मुझे ये चीज़ नहीं अच्छी लग रही है, मुझे अपना जो बेटा है मुझे वो वापस चाहिए, मैं चाहती हूँ कि वो वापस से अलाइव हो जाए, मुझे वो वापस चाहिए। सो जो गौतम बुद्धा हैं वो कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, वो उनको समझाते हैं और उसको कहते हैं ठीक है तुम टेंशन मत लो, तुम्हें सिर्फ क्या करना है तो ऐसा करो तुम लोगों के पास जाओ और जिस भी घर में मुझे सिर्फ क्या चाहिए, मुझे एक हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड चाहिए, तो तुम जाओ और हैंडफुल मस्टर्ड लेकर आओ। तो वो कहती हैं हाँ ठीक है मैं हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड ले आऊँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो बहुत ही छोटा सा काम है। लेकिन फिर जो है गौतम बुद्धा कहते हैं कि नहीं, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड नहीं लेकर आना है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ऐसे घर से लेकर आना है जहाँ पे किसी भी तरह का कोई लॉस नहीं हुआ हो या फिर उस घर से लेकर आना है जहाँ पर किसी की डेथ नहीं हुई हो। सो गौतम बुद्धा जब उनको ये कहते हैं तो कीसा गौतमी शायद उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर पाती कि वो ऐसा क्यों कहते हैं और वो मान जाती हैं कि ठीक है आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूँगी, मुझे जो मेरा सन है वो मुझे अलाइव चाहिए, वो मुझे वापस चाहिए और ठीक है मैं उसके लिए लोगों के घर जाऊंगी और जिस भी घर पे किसी तरह का कोई लॉस नहीं हुआ होगा या किसी की डेथ नहीं हुई होगी वहीं से मैं जो है हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड लेकर आऊँगी। अब वो जाती हैं लोगों के पास, तो जब वो जाती हैं वो बात करती हैं, सबसे पूछती हैं इसके बारे में, वो सब लोग जो हैं वो मान जाते हैं, जिसके भी घर पे वो जाती हैं हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड देने के लिए कोई मना नहीं करता, सब लोग मान जाते हैं। लेकिन वो साथ में ये भी बोलते हैं कि हमारे घर में तो किसी की ना किसी की डेथ हुई और ये बहुत मुश्किल है कि हमारे घर में किसी की भी डेथ नहीं हुई हो या फिर किसी भी तरह का कोई भी लॉस नहीं हुआ हो। तो ये सब जब उसे पता लगता है वो सुनती है, वो बहुत सारे घरों में जाके बात करती हैं, वो पूछती हैं हर किसी से, लेकिन हर जगह पर मोस्ट ऑफनली यही होता है कि यहाँ पे किसी ना किसी की डेथ हो गई होती है या फिर किसी ना किसी के साथ, हर किसी के साथ ऑलमोस्ट किसी ना किसी तरह का सॉरो या ग्रीफ होता है या किसी ना किसी चीज़ का उनका लॉस हुआ होता है। अब बहुत टाइम तक जो है कीसा गौतमी वो कोशिश करती है कि उन्हें कहीं से भी जो है हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड मिल जाए एक ऐसी जगह से जहाँ पर किसी भी तरह का कोई लॉस नहीं हुआ हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब ऐसा नहीं होता है तो कीसा गौतमी समझ जाती हैं कि ये तो बहुत मुश्किल काम है कि एक ऐसा घर ढूंढना जहाँ पे कोई भी लॉस नहीं हो, जहाँ पे कोई सॉरो नहीं हो, जहाँ पे किसी तरह का कोई ग्रीफ नहीं हो, सैडनेस नहीं हो या कोई किसी की डेथ नहीं हुई हो, तो ये ढूंढना तो बहुत ही मुश्किल काम है। अब जब वो ये समझ जाती है तो वो सोचने की, तो पहले तो मैं सोचती थी कि ये सिर्फ मेरे साथ ही हुआ है, लेकिन डेथ तो एक ऐसी चीज़ है जो कि होनी ही होनी है, वो तो हर किसी के साथ में हुई है।
तो उन्हें जब ये चीज़ समझ में आती है तो वो समझ जाती हैं कि गौतम बुद्धा ने उन्हें ये चीज़ क्यों कही थी, और वो बिल्कुल उस बात को समझ जाती हैं। वो दोबारा से अपने ग्रीफ को लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होती है और वो किसी को परेशान नहीं करती है। वो वापस जाती है उनके पास। उस टाइम पर जो गौतम बुद्धा है वो बताते हैं कि मैं चाहता तो मैं तुम्हें ये बात ऐसे भी समझा सकता था, लेकिन जब तक तुम प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस नहीं करते तब तक आपको ये बात समझ में नहीं आती। उसके बाद जो कीसा गौतमी है वो समझ जाती हैं और उसके बाद में वो अपनी लाइफ को दोबारा से मूव ऑन करती हैं और अच्छे से अपनी लाइफ को दोबारा से जीना शुरू करती हैं। इसके बाद बात करते हैं, देन उनको समझ में आ जाता है, क्योंकि टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड मतलब कि लाइफ की ये कंडीशन है, अगर कोई आएगा तो उसको जाना पड़ेगा। सो इनमें से जो है उसके बाद जो गौतम बुद्धा है वो उनको बहुत सारी चीज़ें समझाते हैं और उनको जो अपने मेन लेसन्स देते हैं, जिनमें वो कहते हैं वी कैन नॉट ऑब्टेन द पीस ऑफ माइंड बाय वीपिंग और ग्रीफिंग। मतलब हमें पीस ऑफ माइंड, मन की शांति हमें तब तक नहीं मिल सकती है जब तक हम अपने सॉरोस को या अपने दुखों को बार बार अपने ग्रीफ्स को बार बार सुनाते रहेंगे या बार बार उनको याद करते रहेंगे या उनको याद करके बार बार रोते रहेंगे। उसके बाद वो कहते हैं नोबडी कैन डिनाई डेथ। मतलब डेथ को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। डेथ एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर कोई लाइफ में आया है, कोई अगर जी रहा है तो उसको मरना भी है, तो कोई भी डेथ को डिनाई नहीं कर सकता है। तो यहीं पर जो हमारी स्टोरी है द सर्मन एट बनारस ये खत्म होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड द स्टोरी एंड यू विल बी एबल टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन फ्रॉम द स्टोरी। Also, whichever the points I have cleared here are well discussed in our DNA guides. Also, for more informations, for more updates, you can log into our website www.dnaeducation.com. And for more videos, you can like and subscribe our channel. Thank you so much.